नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक आज से देश के कई राज्यों में मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट्स खुलने जा रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी सख्त हिदायतें दी गई हैं। आज ये भी बताएंगे आपको कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ओडिशा में एक वर्चुअल रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको देंगे। साथ ही जानेंगे कि देश और दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है और भारत में किस तरह से कोविड-19 के खिलाफ हमारी जंग जारी है। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देश धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर निकल रहा है। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध ढंग से खोलने की 3 चरणों की योजना के तहत अनलॉक 1 का पहला चरण शुरू हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक आज से देश के कई राज्यों में मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट्स खुलने जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स खुलने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 30 मई को जारी दिशा निर्देश के मुताबिक आज से चरणबद्ध तरीके से कुछ गतिविधियों को खोलने की शुरुआत हो रही है। पहले चरण में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी SOP के आधार पर होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुल रहे हैं। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद खोले जाएंगे। फीडबैक के आधार पर इस बारे में फैसला जुलाई में लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थान सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े समागम पर रोक जारी रहेगी। इन गतिविधियों को खोलने की तारीखों के बारे में फैसला तीसरे चरण में स्थिति के आकलन पर आधारित होगा। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन पूरे देश में जारी रहेगा। ये दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। इसके तहत मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थलों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा और शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर पाबंदी होगी। शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतें पूरी करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। अनलॉक 1 में दफ्तरों को खोलने की इजाजत है, लेकिन दफ्तर में 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का इस्तेमाल करना होगा। जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम और दफ्तर में काम के समय अलग-अलग घंटों में बांटकर शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बंद किए गए कार्यालय, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थल आज से खुल रहे हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में स्थित ऐसे संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। खुलने वाले संस्थानों को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा और सुरक्षित परस्पर दूरी के मानक को भी मानना होगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक इन जगहों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। दफ्तरों, होटल्स और रेस्टोरेंट्स, धार्मिक स्थलों और शॉपिंग मॉल में कामकाज शुरू करने के लिए सरकार ने गुरुवार को नए सिरे से दिशा निर्देश यानी SOP जारी किए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी SOP में कहा गया है कि ऑफिस में किसी व्यक्ति में कोविड-19 का लक्षण पाया गया तो उसे तत्काल दूसरों से अलग बैठना पड़ेगा। वहीं कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमण मुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी और इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा। SOP के मुताबिक अगर किसी कार्यालय में कोविड-19 के 1 या 2 मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है और विषाणु मुक्त किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है।
अगर कोविड-19 के ज्यादा मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। एसओपी के अनुसार हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का कार्यालय प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा और बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही चेहरा ढकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के बाहर सभी शॉपिंग मॉल 8 जून से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। शॉपिंग मॉल के लिए जारी एसओपी के मुताबिक प्रवेश द्वार पर शरीर के तापमान की जांच अनिवार्य कर दी गई है। चेहरा ढकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मॉल में संक्रमण निवारक उपायों से जुड़े संदेश ऑडियो विजुअल माध्यमों से प्रदर्शित किए जाने चाहिए। एसओपी में कहा गया है कि मॉल में आगंतुकों को व्यवस्थित ढंग से प्रवेश की अनुमति देनी होगी और इसके लिए मॉल प्रबंधन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे ताकि सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि जोखिम वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्हें सामान्य लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा। मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंधन करना होगा। साथ ही आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश निकास बिंदुओं को अलग अलग रखना होगा। एसओपी में कहा गया है कि घर पर सामान पहुंचाने वाले कर्मचारियों को अनुमति देने और उन्हें सामान सौंपने से पहले उनकी भलीभांति स्वास्थ्य जांच करनी होगी। सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। मंत्रालय ने 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने होटलों और रेस्तराओं के लिए भी एसओपी जारी की है और कहा है कि लक्षण मुक्त कर्मचारियों और लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए और उचित भीड़ प्रबंधन होना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि गर्भवती महिलाओं, अधिक उम्र वाले या किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और उन्हें लोगों के सीधे संपर्क में आने जैसे कार्यों से बचना चाहिए। इसमें कहा गया है कि विभिन्न कामों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास बिंदु होने चाहिए और होटल और रेस्तरां मालिकों को डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना चाहिए। आगंतुकों और कर्मचारियों के बीच रूम सर्विस के लिए फोन पर बात होनी चाहिए। इसके अलावा साफ सफाई का पूरा ध्यान देना होगा। धार्मिक स्थलों के लिए जारी एसओपी के मुताबिक इनके प्रवेश द्वार पर भी थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए ये अहम है कि ऐसे परिसरों में भौतिक दूरी के नियम और अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाए। एसओपी में कहा गया है कि संक्रमण के संभावित प्रसार के मद्देनजर धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति न दी जाए, बल्कि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जा सकते हैं। इस दौरान सामूहिक प्रार्थना से बचा जाना चाहिए और प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव जैसी चीजों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एसओपी में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने से भी बचना चाहिए और वहां प्रवेश के लिए लगी लाइन में कम से कम 6 फुट की भौतिक दूरी रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संरक्षित 820 ऐतिहासिक स्मारकों को आज से खोलने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। कोविड महामारी को देखते हुए सभी स्मारकों में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। देश में 3,691 स्मारक और पुरातात्विक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संरक्षित हैं। कोविड महामारी को देखते हुए इन स्मारकों और स्थलों को 17 मार्च से बंद कर दिया गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों समेत केंद्रीय कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और डीओपीटी की ओर से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली की सभी सीमाएं आज से खोल दी जाएंगी। पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमाएं सील थी। इसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि कोविड महामारी के चलते राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने लोगों के सुझावों और सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के साथ विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला किया है। सरकार की ओर से अनलॉक 1 के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत आज से कई राज्यों में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धर्मस्थलों के दरवाजे खुल जाएंगे। हालांकि राज्यों को इसमें अपने हिसाब से संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। दिल्ली में मॉल और धार्मिक स्थल आज से खुल जाएंगे। हालांकि केंद्र की छूट के बावजूद दिल्ली में अभी होटल और बैंक्वेट हॉल नहीं खोले जाएंगे। वहीं हरियाणा में आज से धार्मिक स्थल, होटल्स, मॉल खुल जाएंगे, लेकिन गुड़गांव और फरीदाबाद जिले में अभी इसकी अनुमति नहीं दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मॉल, होटल्स, धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन अभी भी कई धर्म स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसमें मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, मिर्ज़ापुर का माँ विंध्यवासिनी धाम, लखनऊ की आसिफी मस्जिद शामिल हैं। राजस्थान में आज से मॉल, होटल खुल जाएंगे, लेकिन धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी करेगी। वहीं कर्नाटक में मंदिर और मस्जिद सोमवार से खुल जाएंगे, जबकि चर्च 13 तारीख से खुलेंगे। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 नई बीमारी है जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के समय का बचाव किया और मीडिया के उन खबरों को आधारहीन बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि कोविड-19 के खिलाफ रणनीति बनाने में विशेषज्ञों की राय नहीं ली जा रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज एक दैनिक अखबार में रिलाइंग ऑन इंडिया शीर्षक से लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने कोरोना वायरस महामारी को हाल के दिनों में सबसे विघटनकारी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक करार दिया है। उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सभी देश अपने अपने स्तर पर इस महामारी से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में जीवन की रक्षा और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बीच का सूक्ष्म संतुलन बनाना बेहद कठिन है। भारत भी इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तत्परता से जुटा हुआ है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि इस चुनौती ने एकजुटता और एकता की भावना पैदा की है। इसने फिर से दिखाया है कि हम सामूहिक रूप से हालात को लेकर कितने लचीले हो सकते हैं। देश में लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद अब अनलॉक करके नए दरवाजे खोलने की कोशिश की जा रही है। सरकार की कोशिश समावेशी समान विकास के लिए संभावनाओं को खोजने, नई मूल्य श्रृंखलाओं की खोज और धन का सृजन करना, अप्रयुक्त मानव क्षमता का दोहन करना और प्राकृतिक संसाधनों को और बेहतर ढंग से उपयोग करने का है। देश एक ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जो देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में देश भर में विकास की शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ पर्यावरण सीधे हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है। इसलिए
हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे। हाँ, गर्मी बढ़ रही है, इसलिए पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करना मत भूलिएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए वायरलेस शारीरिक मापदंडों की पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप की रविवार को शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए घबराहट नहीं बल्कि जागरूकता की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कोविड बीप महामारी के लिए प्रभावी एंटीडोट बनकर उभरेगा। कोविड बीप को हैदराबाद के कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मेडिकल कॉलेज ने हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और परमाणु ऊर्जा विभाग ने मिलकर विकसित किया है। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच भारतीय नौसेना का पोत केसरी आवश्यक चिकित्सा सामग्री को दूसरी खेप लेकर रविवार को सेशेल्स पहुंचा। पोत ने सेशेल्स के अनुरोध पर भारत सरकार के मिशन सागर के तहत चिकित्सकीय वस्तुएं सौंपी। नौसेना ने एक बयान में कहा कि INS केसरी उच्च या निम्न रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, कैंसर और हृदय रोगों जैसी आम बीमारियों से निपटने में सहयोगी आवश्यक दवाइयां लेकर गया है। भारत सरकार ने चिकित्सकीय खेप के अलावा सेशेल्स की स्वास्थ्य देखभाल एजेंसी को 2 एयर इवैक्यूएशन पॉड भी दान किए हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए तैनात INS जलाश्व मालदीव के माले से 700 भारतीय नागरिकों को लेकर कल तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंच गया। आवश्यक चिकित्सकीय जांच के बाद सभी को पोत में सवार कराया गया। समुद्री यात्रा के दौरान कोविड संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन किया गया। स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों की तूतीकोरिन में स्थानीय अधिकारियों ने आगवानी की और उनके पोत से जल्द उतरने, स्वास्थ्य जांच, आव्रजन और परिवहन के लिए प्रबंध किए गए। इसके साथ ही भारतीय नौसेना की ओर से कोरोना महामारी के दौरान मालदीव और श्रीलंका से भारत लाए जाने वाले भारतीयों की संख्या 2874 हो गई है। अलग अलग देशों की ओर से विदेशी नागरिकों को प्रवेश देने संबंधी नियमों में ढील दिए जाने के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने के बारे में फैसला लेगा। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि गंतव्य देशों को आने वाली उड़ानों को मंजूरी देने के लिए तैयार होना चाहिए। भारत में 25 मई से घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किया गया था। इससे पहले करीब 2 महीने एक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण उड़ानों पर पाबंदी थी। कोरोना वायरस का असर मजहबी तकरीबात पर भी पड़ रहा है। सऊदी हुकूमत 2020 की हज के सिलसिले में कुछ भी ठोस जवाब देने की हालत में नहीं है। ऐसे में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि वो हज पर जाने वालों की जमा रकम वापस करेगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में हज पर जाने वालों से गुजारिश की है कि जो भी मुसाफिर पैसे वापस लेना चाहता है वो ले सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ओडिशा में एक वर्चुअल रैली को संबोधित वो करेंगे और इसके अलावा वो कल पश्चिम बंगाल में एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। उनके अलावा आज पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा गुजरात में और राजनाथ सिंह महाराष्ट्र में वर्चुअल रैली करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं से कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने का आह्वान किया है। पटना में पार्टी की पहली वर्चुअल जनसभा बिहार जनसंवाद को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये जनसभा चुनावी या राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये कोरोना के खिलाफ संघर्ष में देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पटना में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस रैली का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहता हूं। 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से JP नड्डा ने जनसंपर्क का माध्यम प्रदान किया है।
अमित शाह ने कहा कि ये वर्चुअल रैली कोरोना के खिलाफ लोगों को एकजुट करने की मुहिम है। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में चुनाव है, मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। परंतु अभी समय राजनीति करने का नहीं है। हम सब मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर लग जाए, जंग में जुड़े और आत्मविश्वास से जगमगाता आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारा जो मोदी जी का आह्वान है, वो आह्वान को सफल करने के लिए तन मन धन से अनेक महीनों तक काम करने का हम संकल्प ले। यही आप सबसे अभ्यर्थना है। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी देश भर में ऐसी 75 वर्चुअल जनसभाएं आयोजित करेगी। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल समेत अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दल प्रवासी मजदूरों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1.25 करोड़ प्रवासी मजदूरों को केंद्र सरकार ने सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया है और उनके कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। मजदूर दिन के दिन जब पूरी व्यवस्था चौक चौबंद होने लगी, जिलों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने लगी, उनकी ट्रेनिंग हो गई, क्वारंटाइन सेंटर बन गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचे, उसके बाद 1 मई से ट्रेनों की आवाजाही शुरू करी और उसको श्रमिक ट्रेन प्रवासी मजदूरों के, प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया गया। और मित्रों, मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। अमित शाह ने जहां बिहार के लिए पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद के जरिए मोदी सरकार के कामकाज को गिनाया, तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश के विकास में बिहार के लोगों के योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि आज देश का जो भी हिस्सा विकसित है, उसकी नींव में बिहार के लोगों के पसीने की महक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 4,42,000 टन खाद्यान्न ले चुके हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र ने लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों, जरूरतमंद परिवारों और बगैर राशन कार्ड वाले लोगों को 8 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सभी प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मई और जून के लिए मुफ्त में वितरित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा की 1 सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नबाम रेबिया की उम्मीदवारी पर मुहर लगाई है। नबाम रेबिया अरुणाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 की तीसरी किश्त आज खुल रही है। निवेशकों को इस स्कीम के तहत 12 जून तक सोना खरीदने का मौका मिल रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए इशू प्राइस यानी निर्गम मूल्य 4,677 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस 4,627 रुपए प्रति ग्राम होगा। केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में कहा था कि सरकार 20 अप्रैल से सितंबर तक 6 किश्तों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी।
केरल के साइलेंट वैली जंगल में एक गर्भवती हथनी की मौत के मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक समिति का गठन किया है और उसे मामले की कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। हथनी कथित तौर पर स्थानीय लोगों द्वारा दिए गए पटाखों से भरे अनानास को खाने के बाद हुए विस्फोट में घायल हो गई थी और 27 मई को वेल्ल्यार नदी में उसने दम तोड़ दिया। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि वो गर्भवती थी। अनानास खाने के बाद मुंह में विस्फोट होने से उसका जबड़ा टूट गया और वो कुछ खा नहीं सकी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में जैनपुरा बेल्ट के रेबन गांव में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए। इलाके में आतंकवादियों का सुराग मिलने पर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने गांव में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल जैसे ही संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ा, तभी वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में कोई अफवाह न फैले, इसके लिए मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन के सैन्य कमांडर दोनों देशों के नेतृत्व के बीच हुए समझौते के साथ ही द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार पूर्वी लद्दाख में मौजूदा सीमा मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर राजी हो गए हैं। दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में महीने भर से चल रहे गतिरोध को हल करने की कवायद में शनिवार को उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता की। विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि दोनों पक्ष विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और नेताओं के बीच बनी सहमति को ध्यान में रखते हुए हालात से शांतिपूर्ण तरीके से निपटने पर राजी हो गए हैं। नेताओं के बीच सहमति बनी कि भारत चीन सीमा क्षेत्र में शांति द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। ये सैन्य वार्ता चुशूल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी सीमा की और मालदो में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने माना कि इस साल दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ है और वो इस पर राजी हुए कि इस मसले के तत्काल समाधान के संबंधी बातें और विकास होगा। उन्होंने कहा कि फलस्वरूप दोनों पक्ष स्थिति को हल करने और सीमा इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक वार्ता जारी रखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चक्रवात अम्फान की सटीक भविष्यवाणी के लिए भारत के मौसम विज्ञान विभाग की सराहना की है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र को लिखे पत्र में डब्ल्यूएमओ के महासचिव ई मननकोवा ने कहा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन और तूफान से प्रभावित होने वाले बांग्लादेश को साइक्लोन एडवाइजरी दी गई थी। एक सुपर साइक्लोनिक तूफान में तब्दील हुए अम्फान ने 20 मई को सुंदरबन में भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में अम्फान ने दस्तक दी थी और इसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जबरदस्त तबाही मचाई थी। बाद में अम्फान तूफान बांग्लादेश पहुंचा था। भारतीय मौसम विभाग की प्रशंसा करते हुए डब्ल्यूएमओ ने कहा है कि 3 दिनों पहले ही तूफान की हर बारीकी को लेकर की गई सटीक भविष्यवाणी की वजह से तैयारी और शुरुआती प्रतिक्रिया में काफी मदद मिली और नुकसान को कम किया जा सका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लें, ये आपकी मदद के लिए है। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।